जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक में। और आज के टॉपिक में हम विश्व धरोहर स्थल को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में अभी कुछ घंटों पहले ही यूनेस्को साइट की घोषणा हुई है। तो अब भारत के पास 44 यूनेस्को साइट हो गए हैं। तो मैं आपको भारत के सभी 44 यूनेस्को साइट पढ़ाने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है और स्टैटिक जीके का भी टॉपिक है। अभी आप आरआरबी एनटीपीसी का पेपर देने जाएंगे, एसएससी का पेपर देने जाएंगे, बीपीएससी, बिहार के जितने भी एग्जाम, यूपी के एग्जाम, एमपी के एग्जाम, भारत के जितने भी वनडे हैं, अग्निवीर, जितनी भी परीक्षा होती हैं, यहाँ पे यूनेस्को साइट से आपका एक नंबर तो पक्का है। तो पहले आप पूरा अच्छे से पढ़िए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। मैं दावे से कहता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों, पढ़ते हैं 44 यूनेस्को साइट्स के बारे में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारत का 44 नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो देखिए, इसका नाम है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मराठा सैन्य परिदृश्य। तो मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को भारत का 44 यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मराठा वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। अंग्रेजों के नाकों में सबसे ज्यादा दम जो किसने किया था? मराठाओं ने किया था। तो मराठाओं की जो बेहतरीन यहाँ पे स्ट्रेटजी रही है, उनका जो आर्किटेक्चर रहा है, उसको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अब देखिए, आपको पूछा जा सकता है, अभी विश्व धरोहर समिति, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बोलते हैं, इसकी मीटिंग चल रही है। 47 नंबर की मीटिंग चल रही, वार्षिक बैठक हो रही है, जो कि 6 से लेकर 16 जुलाई तक चलेगी। और ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, जहाँ पे यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, वहीं पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो अभी यहाँ पे मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। अब देखिए, भारत का ये 44 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है। देखिए, ये जो किले हैं, ये 17 से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में ये मराठा साम्राज्य की सैन्य रणनीति को बताते हैं, कैसे उन्होंने अंग्रेजों को परेशान करके रखा था अपनी रणनीतियों से, किस प्रकार से उनका आर्किटेक्चर रहा है, और उनके स्थापत्य कला कौशल को बताता है कि किस प्रकार से उनका आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस रही है। देखिए, मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 किले शामिल हैं। अब मैं आपको ये किले बता देता हूँ कहाँ पे हैं। ये 11 किले आपको महाराष्ट्र पे देखने को मिलेंगे, सालेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पनहाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। ये 11 महाराष्ट्र में है, और एक किला जो है तमिलनाडु में है, इसका नाम है जिंजी किला नाम है। तो 17 से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में ये मराठा सैन्य रणनीति और स्थापत्य कौशल को दर्शाता है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में इन सभी किलों का निर्माण किया गया था और इसका इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए, भारत में टोटल जो सांस्कृतिक साइट हो चुकी हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वो है 36, और 7 यहाँ पे नेचुरल हैं, और एक जो है मिक्स्ड यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 2021 से लेकर 2025 तक सभी इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंट में अभी डिक्लेयर हुए हैं। तो 2025 का मराठा सैन्य परिदृश्य है, जो कि महाराष्ट्र तमिलनाडु में, जिसके बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूं। अभी 2024 में असम में मोइदम्स को यहाँ पे यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। तो अहोम वंश की समाधि स्थल, यहाँ पे राजा रानी का कब्रिस्तान देखने को मिलेगा। 2023 में होयसाल मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में, इसको स्थान दिया गया है। बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुरा के मंदिर को स्थान दिया गया है। 2023 में शांति निकेतन हमारे यूनेस्को साइट में शामिल हुआ था, और शांति निकेतन जो था वो 41 नंबर का था। होयसाल मंदिर समूह 42 नंबर का था, मोइदम्स 43 नंबर का था, और मराठा सैन्य परिदृश्य 44 नंबर का था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का 40वां यूनेस्को साइट कौन सा है, तो ये धौलावीरा है, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। 2021 में 39 नंबर का यूनेस्को साइट रमप्पा मंदिर को बनाया गया था, जो आपको तेलंगाना राज्य में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, किस राज्य में मोइदम को भारत के 43 नंबर के विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। आपको ये 43 नंबर का मोइदम जो है असम स्टेट में देखने को मिलेगा। मोइदम में अहोम राजा के
जो राजा हैं वहाँ पे रानी है, राइस हैं, उनके यहाँ पे कब्र आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले मैं आपको यूनेस्को के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यूनेस्को की स्थापना 1945 को 16 नवंबर को हुई है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आंद्रिया जोलिस के महानिदेशक हैं और 193 इसमें मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। होयसाला मंदिर किस राज्य में है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो होयसाला आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? कर्नाटक में। और होयसाला जो है भारत का 42 नंबर का यूनेस्को साइट है। देखिए, भारत का 42वां यूनेस्को साइट है। होयसाला की जो पवित्र टुकड़ियां हैं इसको यहाँ पे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो होयसाला टेम्पल 12वीं और 13वीं सेंचुरी में बनाया गया होयसाल राजाओं के द्वारा, और ये मंदिर जो स्पेशली भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस राज्य में है जिसे यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है, यूनेस्को साइट घोषित किया गया है? तो शांति निकेतन आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन। ये 41 नंबर का यूनेस्को साइट है, आपको ध्यान में रखना है। और ये वीरभूम जिला वेस्ट बंगाल में जगह है, वहां पे आपको इसका स्थान देखने को मिलेगा। अगला है, काकती रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल में कब यहाँ पे शामिल किया गया है? तो काकती रुद्रेश्वर मंदिर को 2018 में शामिल किया गया है, 2018 में। और इसका निर्माण यहाँ पे काकती रुद्रदेव ने किया है, और रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया 12वीं सेंचुरी में। तो ये रमप्पा मंदिर जो है तेलंगाना के वारंगल में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, धोलावीरा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो ये कौन सा भारतीय स्थल है? तो ये भारत का 40वां यूनेस्को साइट है, ध्यान में रखिएगा। 2021 में इसको यूनेस्को साइट पे शामिल किया गया है। धोलावीरा कच्छ के रण गुजरात में हड़प्पा शहर के लिए भारत का नाम जो है यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। आगरा के किले को किस साल विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो आगरा का किला पहला यूनेस्को साइट था, 1983 में इसको शामिल किया गया। तो आगरा का किला जो है 16वीं सेंचुरी में बना एक मुगल स्मारक है, और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। इस किले में शाहजहां के द्वारा जागीर महल और खास महल बनाया गया है। ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो ताजमहल को भी ध्यान में रखिएगा, पहली यूनेस्को साइट में शामिल किया गया 1983 में। तो ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इनकी वाइफ का नाम था मुमताज महल, उनकी याद में बनवाया था। ये पूरी तरीके से सफ़ेद संगमरमर का बना एक मकबरा है, यमुना नदी के किनारे आपको ये देखने को मिलेगा। अजंता की गुफाएं किस वर्ष यूनेस्को साइट में शामिल की गई हैं? तो अजंता की गुफाओं को 1983 में शामिल किया गया। तो मैंने आपको बताया आगरा का किला और जो ताजमहल है, अजंता गुफाएं हैं, 1983 में शामिल किए गए हैं। तो ये गुफाएं आपको महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वगोरा नदी के पास देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको 29 गुफाएं देखने को मिलेंगी जो सभी बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, और 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व के मध्य इनका विकास हुआ है। अगला है दोस्तों, महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाएं किस वर्ष यूनेस्को साइट में शामिल की गई? तो देखिए, ये भी 1983 में शामिल किया गया है यूनेस्को साइट में। ठीक है, तो यहाँ पे 34 गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें 17 ब्राह्मण की गुफा है, 12 बौद्ध की है और 5 जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला है, आप देखिए नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है जिसे 1984 में वर्ल्ड यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो कोणार्क जो है फ्रेंड्स कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर है, और ये उड़ीसा में आपको पूरी जिले देखने को मिलेगा, वहाँ पे बनाया गया है। 13वीं सेंचुरी में 1250 का सूर्य मंदिर है। महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में है जिसे 1984 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो महाबलीपुरम के स्मारक आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, 1984 में शामिल किया गया है। तो पल्लव राजाओं के द्वारा यहाँ पर कोरोमंडल तट पर 7वीं और 8वीं सेंचुरी में इसकी स्थापना करी गई है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस साल यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया है, 1985 में। और यहाँ पे विश्व के 2/3 आपको एक सींग वाले गेंडे देखने को मिलेंगे इस राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जिसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो मानस जो है
असम स्टेट में है। कहाँ पर है? असम स्टेट में है। और 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो 1985 में राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। और देखिए यह एक जो है वेटलैंड है और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक में है, किस साल यूनेस्को साइट में शामिल किया गया? तो हम्पी के जो स्मारक समूह है 1986 में इसे शामिल किया गया है और कर्नाटक राज्य में है। विजयनगर राज्य की अंतिम कैपिटल हम्पी के स्मारक हम्पी में बनाई गई थी। एमपी के खजुराहो के स्मारक समूह को किस साल यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो खजुराहो के स्मारक समूह को 1986 में शामिल किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो आपको देखने को मिलेगा। इसका निर्माण चंदेल राजवंश ने 10th और 11th सेंचुरी में कराया था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है जिसे 1986 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश स्टेट में है। देखिए इसका निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी छोटे समय के लिए मुगल साम्राज्य की कैपिटल भी रही है। गोवा का गिरजाघर और कॉन्वेंट को किस साल यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो गोवा का गिरजाघर और कॉन्वेंट को 1986 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। तो गोवा का चर्च और मठ विशेष रूप से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एशिया में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ये बनाया गया था। एलिफेंट की गुफाएं किस राज्य में है जिसे 1987 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया? तो एलिफेंट की गुफाएं आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। यहाँ पे राष्ट्रकूट और चालुक्यों के गुफाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एलिफेंट की गुफाएं आपको पश्चिमी भारत में एलिफेंटा आइलैंड पे देखने को मिलेगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को किस साल यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो सुंदरबन जो है 1987 में हमारा राष्ट्रीय उद्यान बना है 1987 में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। 1984 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है। पट्टदकल के स्मारक समूह को किस साल यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? 1987 में दोस्तों पट्टदकल के स्मारक समूह को यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है और ये 7 से 8 सेंचुरी के बीच में बनवाए गए हैं। कहाँ पर है ये? कर्नाटक राज्य में है। चोल मंदिर किस राज्य में जिसे 1987 में वर्ल्ड यूनेस्को साइट में शामिल किया गया? तो चोल मंदिर आपको तमिलनाडु स्टेट में देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो चोल शासकों के द्वारा बनवाया ये मंदिर है। तमिलनाडु राज्य में आपको महान चोल मंदिर देखने को मिलेंगे। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जिसे 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? तो ये उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के राज्य में नंदा देवी पर्वतमाला के पास ये है और ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है। सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में है जिसे 1989 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो सांची के जो बौद्ध स्तूप हैं आपको मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आपको सांची का स्तूप देखने को मिलेगा और ये बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से समर्पित है। ठीक है, 3rd सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी के बीच में से बनवाया गया है और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री सेंचुरी में करवाया था। बाद में अग्निमित्र सुंग ने इस स्तूप का वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया, रेनोवेशन कराया है, इसे और बड़ा बना दिया। हुमायूं का मकबरा किस वर्ष यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो हुमायूं का मकबरा 1993 में यूनेस्को साइट में इंक्लूड किया गया। देखिए हुमायूं की मृत्यु के बाद इनकी जो विधवा पत्नी थी, इनका नाम था हमीदा बानो बेगम। तो इनके आदेश से 1562 में बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा आपको नई दिल्ली के पुराने किले के पास मथुरा मार्ग में देखने को मिलेगा। कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक को किस साल यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो 1993 में इसको शामिल किया गया, 1993 में। कुतुब मीनार और उसके स्मारक परिसर दिल्ली के लाल कोट में है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और इल्तुतमिश से कंप्लीट कराया था। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी।
भारतीय पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग को पहली बार कब यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो इसको कब शामिल किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इसको 1999 में 1999 में शामिल किया गया है। ठीक है, 1999 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में इसको यहाँ पे शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, बोध गया का महाबोधि मंदिर किस राज्य में, जिसे 2002 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये बिहार राज्य में है। कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। तो बोध गया का महाबोधि मंदिर यूनेस्को साइट पे शामिल किया गया है और आपको बिहार राज्य में देखने को मिलेगा। ये बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से समर्पित है, महात्मा बुद्ध जी को समर्पित है। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है, जिसे 2003 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया? तो भीमबेटका की गुफा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, एमपी में, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, रायसेन जिले में पूरा पाषाण काल का एक पूरा स्थल है। मैं यहाँ पे जा चुका हूँ और गुफा में आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। उस समय किस प्रकार से वो जीते थे आपको इसके बारे में पता चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर रहा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को किस साल यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो 2004 में इसको शामिल किया गया, 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भारत के महाराष्ट्र राज्य में आपको मुंबई शहर में देखने को मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। गुजरात के चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को किस साल यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो 2004 में इसको यूनेस्को साइट में इंक्लूड किया गया है। देखिए, ये गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में एक पुरातात्विक उद्यान है, जो पावागढ़ किले का निर्माण जो है 15वीं शताब्दी में चौहान राजपूतों के द्वारा कराया गया था। दिल्ली के लाल किले को किस साल यूनेस्को साइट में शामिल किया गया? तो दिल्ली के लाल किले को 2007 में यूनेस्को साइट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कब? 2007 में। इसका निर्माण 1648 में मुगलों के द्वारा कराया गया था। लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली में आपको ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलेगा। जंतर मंतर जो कि जयपुर में है, इसे किस वर्ष यूनेस्को साइट में इंक्लूड किया गया? तो 2010 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को साइट में। राजस्थान के जयपुर में आपको जंतर मंतर देखने को मिलेगा, जो कि एक खगोलीय वेधशाला है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था 1724 में। पश्चिमी घाट को किस वर्ष यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है, जो कि आपको गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक फैली हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अरब सागर के तट पर ये जैव विविधता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पहाड़ है, इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग में किस वर्ष यूनेस्को स्थल घोषित किया गया? तो देखिए 2013 में इसको घोषित किया गया, 2013 में। तो राजस्थान में बहुत सारे यहाँ पे किले देखने को मिलेंगे, बहुत सारे दुर्ग देखने को मिलेंगे। तो 6 पहाड़ी दुर्ग को 2013 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, जिसे 2014 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है। 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। रानी की बाव ये किस राज्य में है, जिसे 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो ये गुजरात राज्य में आपको देखने को मिलेगी। ये आप रानी की बाव देख सकते हैं। ये प्रसिद्ध बावड़ी है, जो कि सीढ़ीदार कुआं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गुजरात राज्य में पाटण जगह वहां पर है। इस बावड़ी का निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने कराया था अपनी पत्नी रानी उदयमती ने। ठीक है, राजा भीमदेव प्रथम की याद पे कराया था। सोलंकी शासक थे भीमदेव प्रथम, इनकी पत्नी रानी उदयमती ने करवाया था 1063 में। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, जिसे 2016 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना। ये प्रश्न आपके लिए है, आप सभी कमेंट बॉक्स से बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, जिसे 2016 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया? कंचनजंगा कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो कंचनजंगा सिक्किम में है। इसको यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया है।
तो कंचनजंगा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1977 में किया गया था, सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है ली कॉर्बुजिए के वास्तुशिल्प कहाँ पर है, जहाँ पे जिसे 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेंगे, ये चंडीगढ़ में है। और ली कॉर्बुजिए के वास्तुशिल्प कार्य को आधुनिक आंदोलन के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया गया और 2016 में इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को किस वर्ष यूनेस्को साइट में शामिल किया गया? 2017 में अहमदाबाद को यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को, जिसे पुराना अहमदाबाद भी कहा जाता है, तो गुजरात राज्य में आपको देखने को मिलेगा। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, इसे किस वर्ष यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो इसे 2018 में शामिल किया गया, 2018 में। ठीक है, तो भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में आपको फोर्ट इलाके में विक्टोरियन आर्ट डेको एंसेंबल देखने को मिलेगा। इसका निर्माण 19वीं सेंचुरी में विक्टोरियन नियो गोथिक शैली में किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है गुलाबी शहर जयपुर को किस वर्ष यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? तो गुलाबी शहर जयपुर को 2019 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने सारे इंपॉर्टेंट 44 यूनेस्को साइट को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, वो है अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच की। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन करिए, जो कि आपको यहाँ पे 11 विषय पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पे एंशिएंट मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे विषय मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ आपको। और ये बैच आपको केवल 699 में मिलेगा। ये बैच आपको 699 में मिल रहा है और आपको गुरु 600 रेनी 600 कूपन कोड का यूज़ करना है। 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। ये 699 में आपको बैच मिल रहा है, जहां पर आपको रेगुलर रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू, डेली लाइव क्लास, ये सब कुछ मिलेगा। ये 6 से 7 महीने में मैं आपको ये कोर्स पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अभी मैं आपको साइंस में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, तो मैं पॉलिटी भी जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सारे विषय आप मेरे द्वारा पढ़ेंगे। लगभग 500 वीडियो होंगे, 6 से 7 महीने में कंप्लीट होगा। डेली टाइमिंग आपकी 5 से 6 है और 1 से 2 भी है। तो एक टाइम तो फिक्स है 5 से 6, जैसे टाइम मिलेगा तो 1 से 2 तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। आपको करना क्या होगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है स्टडी कर गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से। कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में क्लिक करना है। वहां पे जा करके आपको बैच में एनरोल होना है। यहाँ पे बाय नाउ ऑप्शन पे रेनी 600, यहाँ पे रेनी 600 कूपन कोड का यूज़ करना है, रेनी 600। ठीक है, और दोस्तों टेस्ट सीरीज भी देना है, जहाँ पे रेगुलर आपको इंपॉर्टेंट फ्री टेस्ट मिलता है, डेली करंट अफेयर्स का, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का, ऑब्जेक्टिव बुक का। ई बुक्स हैं आपके लिए, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, जा करके चेकआउट करिएगा। अभी हमने बुक लॉन्च करी स्टैटिक जीके बुक, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी है, थ्योरी फॉर्मेट में भी है। तो आप जा करके इस बुक को ऑर्डर करिएगा, जो कि अमेजन से या फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगी। 50% तक का ऑफ भी है। 4000 प्लस टेस्ट आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा, जहां पर आप हर एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप 2024-2025 के 12 महीने की करंट अफेयर्स का पैकेज भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं और 6 महीने की ई बुक भी आपको मिल जाएगी 200 MCQ के साथ, जनवरी से लेकर जून तक। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक करके सपोर्ट करना। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप मुझे बताइएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। ये हमारा नंबर, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। जून महीने की मंथली बुक भी लॉन्च हुई है, जा करके डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा और प्रिंट आउट निकाल कर पढ़िएगा। 1000 स्टैटिक पीडीएफ, आपको 1000 स्टैटिक पीडीएफ मिलेंगे ओनली 49 रुपीज़ में सभी पीडीएफ, और 1000 करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।